मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज। हमने ये एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था व्हीटस्टोन ब्रिज का, और उसमें हमने बेसिकली फोकस किया था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज अपना बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड की बात की थी, ध्यान रखना है ना, बैलेंस्ड होता है तो हमने देखा था कि जो हमारा बीच वाला कैपेसिटर होता है वो रिमूव कर देता है ना। तो उसी पर मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ कि ये तुम्हारे कुछ ऑल्टरनेटिव सर्किट्स हैं। ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सब तुम्हारे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऑल्टरनेटिव सर्किट्स हैं, अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। ये जैसे दो पॉइंट्स है ए और बी, तो ये दो पॉइंट्स के लिए ये तुम्हारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। देखो यहाँ पे ना ये फिगर, ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसको तुम अपने दिमाग में बिठा लो। क्या कर लो, अपने दिमाग में बिठा लो, जिससे कि हमें आगे ये दिखने लग जाए ना। ए और बी के लिए ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, मतलब कि अगर इसका और इसका रेशियो और इसका उसका रेशियो सेम हुआ तो ये हटा सकते हैं ना। अगर ये C1/C2 इक्वल हुआ C3/C4 के, तो हम ये C5 को रिमूव कर सकते हैं अगर बैलेंस्ड हुआ। तो अगर ये फिगर हुआ तो ये तो अपना फिगर अपना है ना, फेमस फिगर तो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का। जो बेसिक फिगर है वो तो यही सेकंड वाला पार्ट है, जो बेसिक फिगर है ना। तो अगर ये तो पता ही तुम्हें कि ऐसा एक तुम्हारा क्या बनना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल बनना चाहिए। उसकी एक डायगोनल पे कैपेसिटर होगा, दूसरे डायगोनल्स के अक्रॉस हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी होती है। तो अगर C1/C2 इक्वल हुआ C3/C4 के, तो ये C5 रिमूव कर सकते हैं और फिर इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर मैंने कल ये भी प्रॉब्लम शो करके दिखाई थी कि ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। इसको तुम और अच्छे से फील कर सकते हो। उसको तुम अगर ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो ना, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो, तो तुम्हारा ये फिगर ना इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फिगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फिगर। या फिर मैंने तुम्हें इसमें पॉइंट एंड नंबरिंग मेथड से बताया था। देखो ये C1 ये साइड हो गई, C2 ये साइड हो गई है ना, C3 ये साइड हो गई और C4 ये साइड हो गई। तो अगर C1/C2 इक्वल होता है C3/C4 के, तो ये C5 हम रिमूव कर सकते हैं। तो A और B पॉइंट के लिए ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें अगर ये A है ये B है, तो उसमें ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज ना अपने एक लार्जर सर्किट का छोटा पार्ट भी हो सकता है। ये वाला पोर्शन अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। देख लो यहाँ पे ये वाला पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये ऐसे ही दिखाई देगा। तो इसमें क्या है कि अगर ये C1/C2 इक्वल हुआ C3/C4 के, तब हम ये बीच वाला कैपेसिटर हटा सकते हैं। और जब ये हट जाएगा तो आगे तो सॉल्व कर लोगे। इसमें ये वाला पोर्शन जो लगाया है तो ये C5 हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये अपने दिमाग में जटा रखना है। ये भी थोड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखो ये अलग से दिखाया, इसको तुम अगर ढंग से अरेंज कर लो, सीधा कर लो थोड़ा सा घुमा के, तो एकदम वैसे ही दिखाई देगा। इसमें ये C1/C2 अगर इक्वल हुआ C3/C4 के, तो ये C5 वाला हम हटा सकते हैं। तो वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि ये तुम्हारे ऑल्टरनेट सर्किट्स हैं। देखो यहाँ पर भी ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, सर्कल कर दिया है। तो ये ध्यान रखना है बस हमें कि ये तुम्हारे वायर्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स है। कनेक्टिंग वायर्स ना फ्लेक्सिबल होते हैं, टूट नहीं जाते हैं। उनको तुम ऐसे बेंड कर सकते हो, मोड़ सकते हो अपने दिमाग में। अगर तुम ये यहाँ पर ये चीज़ रखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन रखोगे ना कि ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स को तुम ऐसे बेंड, ऐसे तुम रब करके उसको तुम अगर चाहो ऐसे जोड़ दो तो कोई पाप नहीं कर रहा है। इसलिए इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं एग्जामिनर्स की तुम्हें जो फिगर है वो अलग अलग है ना, अलग अलग तरीके से तुम्हारे सामने प्रेजेंट करते हैं और तुम वो फिगर देखकर कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं ये बोलूँगा कि ये तुम्हारी यहाँ पर बेसिकली फिजिक्स की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। अगर तुमसे ये फिगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिजिक्स की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो फिर हमारी इमेजिनेशन जो यहाँ पे अपनी पावर है ना, उसमें थोड़ा सा कुछ लोचा हो रखा है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। इसलिए तो देखो यहाँ पे तुम्हें अलग अलग तरीके से दिखाया, पर ये सब कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे इसमें भी देखो, इसमें ये A और B पॉइंट्स लिए और ये देखो ये तुम्हारा वायर से बाहर से दिखा दिया। तो हो सकता था कि मैं A और B को ऐसे बाहर कर दूं ऐसे, और इसको मैं ये पूरा रब करके बीच में ड्रॉ कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला कि ये तुम्हारे यहाँ कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो कनेक्टिंग वायर्स को जैसा मर्जी वैसा हम लोग शेप दे सकते हैं। तो ये C1 बाय ये C2 ये इक्वल, देखो A के पास वाले दो कैपेसिटर C1/C2 ये इक्वल होगा अगर तुम्हारा C3 और C4 के, तो C5 को हटा सकते हैं। तो C5 को, तो उसको नोट करना है कि ये तुम्हारे सारे ऑल्टरनेटिव सर्किट्स हैं और यहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट्स व्हीटस्टोन ब्रिज को शो कर रहे हैं। ये कुछ मैंने दिखाया, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ है, लेकिन कुछ जो मुझे यहाँ पर मैंने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं बहुत सारे सर्किट्स में, तो वो मैंने एक साथ ड्रॉ करते हैं। तो उसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में
हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया, तो अगर ध्यान से देखें तो हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, कि हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वो तो अपना बेसिक हो गया। अब जब हमारे पास यहाँ सर्किट्स मिक्स्ड होके आते हैं तो सबसे पहले हमें रिड्यूस करना है सर्किट्स को धीमे धीमे करके, फिर रिड्यूस कर करके हम फाइनल सी इफेक्टिव निकाल सकते हैं या फाइनल सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। फिर हमने सेकंड मेथड देखा था पॉइंट एंड नंबरिंग मेथड, कि कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं जो देखते ही रिड्यूस भी नहीं हो रहे होते हैं, तो हम लोग पॉइंट एंड नंबरिंग मेथड की हेल्प से सर्किट्स को रीड्रॉ करते हैं, फिर से उसको बनाते हैं और फिर हमें उसमें सीरीज और पैरेलल दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास पॉइंट एंड नंबरिंग मेथड है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर ये थर्ड जो अपना यहाँ पर एक टूल है सी इफेक्टिव निकालने का, वो मैं सिखाने वाला हूँ। और फिर मैंने यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज भी बताया था कि अगर बैलेंस कंडीशन में होता है तो तुम इजिली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर अनबैलेंस्ड हो तो कैसे करेंगे, वो चीज़ नहीं सिखाई अभी, वो ध्यान रखना है, वो चीज़ मैंने अभी नहीं सिखाई है, तो वो चीज़ हम लोग अभी धीमे धीमे आगे सीखेंगे। तो आज मैं तुम लोग को सिखाने वाला हूं सिमेट्री मेथड। ठीक है, सिमेट्री मेथड, सर्किट्स जो है सिमेट्री मेथड से कैसे सॉल्व किए जाए। तो काफ़ी सारे जो सर्किट्स हैं सिमेट्री मेथड से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, सिमेट्री मेथड को हम लोग यहाँ पर इसको मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मिरर सिमेट्री। तो यहाँ पर ये दो टाइप की होती है सिमेट्री मेथड, बेसिकली ये जो मिरर सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री दो टाइप की होता है। फिर एंड में एक और सिमेट्री आएगी हमारी जो मिरर सिमेट्री से अलग है, वो है हमारी पाथ सिमेट्री, है ना, पाथ सिमेट्री। तो वही सब चीज़ें, ये सब चीज़ें तुम्हारी, है ना, ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब कि ये वैसे तो हमारे सिलेबस में तो है नहीं, 11th-12th के एनसीईआरटी के स्कोप से बाहर है, तो अपने एग्ज़ाम्स में भी इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी रेयर आती हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि हमारे जो सिलेबस में है वो है किरचॉफ्स का लूप लॉ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि किरचॉफ्स के लूप लॉ से सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन किरचॉफ्स के लूप लॉ से जो टाइम लगेगा वो इस मेथड से थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम ये एक्स्ट्रा बता देते हैं जिससे कि तुम्हारा टाइम बचे और तुम्हें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव, है ना, टिक करने हैं, ऑब्जेक्टिव तुम्हें टिक करने हैं, तो तुम्हारा टाइम बचे। इसलिए ये कुछ मेथड्स हैं, इनको तुम शॉर्टकट मान लो कि तुम्हें अगर ये याद रहेंगे तो हमें फ़ायदा होने वाला है। तो दो हैं, ये है एक परपेंडिकुलर सिमेट्री, एक है तुम्हारा परपेंडिकुलर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में एक होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर सिमेट्री और दूसरा होता है तुम्हारा पैरेलल सिमेट्री। वैसे इसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर सिमेट्री, सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा परपेंडिकुलर सिमेट्री ही यूज़ में आने वाला है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हम लोग ये एक एक करके स्टार्ट करते हैं उसको कि परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है और पैरेलल सिमेट्री क्या होती है। तो देखो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखो मैं तुम्हें परपेंडिकुलर सिमेट्री दिखाता हूँ, ध्यान से देखना है इसमें, और तुम्हें ये याद रखना है ना, तुम्हें ये याद रखना है। जैसे कि इसमें मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम से ही समझ सकते हैं उसको, ऐसा कुछ, है ना, रूल्स तुम्हें याद रखने में, रूल्स देखो बोल दूंगा तुम्हें। अगर जैसे मैंने ये एक प्रॉब्लम दी सॉल्व करने को, प्रॉब्लम देखो ध्यान से देखते हैं। पहले फिगर मुझे ड्रॉ करने देना, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहाँ कहाँ लगाने हैं कैपेसिटर वो मुझे मार्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, कैपेसिटर में बस यही दिक्कत होती है कि बीच में ऐसे हमें रब करना पड़ता है, फिर
दिखाना पड़ता है ना। रजिस्टर में तो आसान है, बस ऐसे ऐसे कर दिया, रेजिस्टेंस बन गया। और ये ध्यान रखना, जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ अगले चैप्टर में भी पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। तो कोई चीज़, कोई बात अगर यहाँ रह जाती है तो अगले चैप्टर में हमें यही चीज़ डिटेल में पढ़नी है कि इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालना है, वहाँ पर सीख लोगे। ये लगा एक कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस का, ये लगा है एक कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस का, ये है यहाँ पर एक कैपेसिटर सी कैपेसिटेंस का, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक यहाँ पर कैपेसिटर है। अब सही है, ये हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। तो अब हमारा एम क्या है, जैसे कि ए और बी के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आगे बढ़ने से पहले क्या काम करना है, अभी पॉज करना है वीडियो को अभी पॉज कर देना है, फिर ये फिगर ड्रॉ करके अपनी पूरी कोशिश कर लेनी है। जो भी मैंने इससे पहले पढ़ाया उन सब ही टूल से, अगर तुमने आगे से पढ़ लिया हो, ये तुम्हें पता हो तो वो अलग बात है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि तुमने अगर ये आगे नहीं पढ़ा है, इसके पहले तक जो भी मैंने पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है, तो जो भी मैंने इससे पहले तक पढ़ा है ना, कुछ भी अप्लाई कर लोगे ये सॉल्व ये नहीं होगा, कुछ भी अप्लाई करेंगे सॉल्व नहीं। और पीछे तो तुम्हें मैंने किरचॉफ्स का लूप लॉ भी नहीं बताया, किरचॉफ्स के लॉस भी नहीं बताया, तो ये तो अभी सॉल्व हमसे नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें ट्राई करना है पॉज करके। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है। तो ध्यान रखना कि हमें जिन दो पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट निकालना है सी इफेक्टिव कितना होगा। तो ये दो पॉइंट को जैसे हमने एक लाइन से जोड़ दिया, तो ऐसा कुछ ऐसे एक लाइन आएगी ना, ये एक लाइन आएगी ना, तो ए और बी को हम एक लाइन से जोड़ देंगे, तो जो हमें एक लाइन दिख रही है ये तुम्हारी एक इमेजिनरी लाइन है ना, तुम्हें उसको सिर्फ इमेजिन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं एक मिरर रखता हूँ, क्या रखता हूँ, मिरर, अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक मैं मिरर रखता हूँ, तो हमें दिखना चाहिए कि ये जो मिरर है, हमें क्या दिखना चाहिए कि ये जो मिरर है इसके इस साइड वाला पार्ट ना जस्ट उस साइड बने। अगर मिरर मैंने ऐसे रखा है कि ये इसका रिफ्लेक्टिंग फेस है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस साइड वाला पोर्शन पूरा ऑब्जेक्ट है, इसकी दूसरी साइड इसकी इमेज है। तो हमें क्या दिखाई दे, हमें सर्किट ना क्या दिखाई दे, प्रतिबिंब दिखाई दे, एक दूसरे का प्रतिबिंब। जैसे ये अगर मैंने मिरर को ऐसे रखा है तो ये पार्ट जो है इसका प्रतिबिंब ये दिख रहा है, इसकी इमेज ये दिख रही है ना। देखो सी लिखा है तो यहाँ पर भी सी है, ये सी है तो यहाँ पर भी सी है, ये सी है तो यहाँ पर भी सी है। अगर ये 2 टाइम्स सी होता तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स सी ही होना चाहिए था। अगर ये 2 टाइम्स सी होता, यहाँ सी होता, तब नहीं बोल सकते थे। तब ये ध्यान रखना है, तो नहीं बोल सकते कि ये पार्ट इसका इमेज है, बेसिकली ये पार्ट इसकी इमेज है, वाइसा वर्सा। क्योंकि हम अपना जो यहाँ पे जो शीशा है, ये जो अरिसू है या मिरर है, उसको हम ऐसे की बजाय ऐसे भी रख सकते हैं। इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जो उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो इधर की ओर है तो उधर की भी ओर हो सकता है, वो तुम्हारी चॉइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और इमेज वाली फील होनी चाहिए। ऑप्टिक्स तो तुमने पढ़ी रखी है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर यहाँ पे सी लिखा है तो सी होना चाहिए, 2 टाइम्स सी लिखा तो 2 टाइम्स सी होना चाहिए, यहाँ पे 4C लिखा तो यहाँ पर 4C होना चाहिए, है ना, मिरर इमेज होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर ये तुम्हारा ये दोनों पार्ट तुम्हारे एक दूसरे ऑब्जेक्ट और इमेज अगर बन जाते हैं तो इस टाइप को बोलते हैं कि ये मेरी परपेंडिकुलर सिमेट्री है। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में मेरी परपेंडिकुलर सिमेट्री है। परपेंडिकुलर वर्ग की शब्द कहाँ से आया कि हमें जिन दोनों पॉइंट्स के लिए सी इफेक्टिव निकालना था, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन से जोड़ा, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर मिरर रखा है। देखो उस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। उस लाइन के परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर मिरर रखा हुआ है। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर ऐसा होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज बन जाते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज, ये पार्ट अगर ऑब्जेक्ट है, ये वाला पार्ट तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये पोर्शन तुम्हारा इमेज है, तब ये मिरर बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये मिरर बिहेव करता है एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ये तुम्हारा मिरर बिहेव करता है
इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मिरर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर इस मिरर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस मिरर पे जंक्शन ढूंढना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जंक्शन खोजना है। वी हैव टू फाइंड जंक्शन, ठीक है। हमें तो सिर्फ अब इस मिरर में जंक्शन ढूंढना है ना, जंक्शन खोजना है। तो ये रहा जंक्शन। तो ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन को अब मैं ऐसे सेपरेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, अच्छा सेपरेट कर सकता हूँ। मैंने ये बोला तो बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, ये जंक्शन को ना ऐसे सेपरेट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं सेपरेट कर सकते, हमेशा जंक्शन को सेपरेट कर सकते हो तुम मिरर के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग, मिरर के अलॉन्ग, क्योंकि मिरर ही मेरा क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम होगा तो ये सरफेस, ये जो जंक्शन है, इसको तुम ऐसे हल्का सा सेपरेट कर दिया, उठा दिया हल्का सा बेसिकली। देखो यहाँ पे मैं कर दो तो ये ऐसा तुम कर सकते हो। ऐसे देखो ये हो गया कि हमने जंक्शन को देखो सेपरेट, बीच में ऐसे गैप क्रिएट कर सकते हैं ना, ये जंक्शन को ऐसे उठा सकते हैं, गैप क्रिएट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, बस ऐसा मान लो कर सकते हैं ऐसा कि ये गैप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये गैप क्रिएट कर सकते हैं। एक बार जब ये हमने गैप क्रिएट कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान है। कैसे, ये मिरर वाले पार्ट को अब मैं देखो रब कर देता हूँ, जिससे कि हमें फिगर सही से दिखाई दे, ठीक है। तो इसमें बस वही चीज़ है कि ये हमें ध्यान रखना है। तो ये देखो मिरर वाला पार्ट मैंने ये रब कर दिया तो फिगर ऐसा दिखाई देगा, देखो है ना। ये जंक्शन को सेपरेट कर दिया तो फिगर ऐसा दिखाई देगा। तो अब ये दोनों सीरीज में ना, ये दोनों देखो इस पॉइंट्स के लिए दोनों सीरीज में, तो c/2, फिर ये पैरेलल में करेंगे तो c/2 प्लस c, तो 3c/2, फिर ये सीरीज में, तो कितना आएगा तुम्हारा, तो आएगा 3 3 6 2 8, ये आएगा 3c/8। ये पूरा क्या आ जाएगा 3c/8, और ये आएगा तुम्हारा c/2। ये दोनों सीरीज में, तो ऊपर 3c/8 और ये c/2, ठीक है, 3c/8 और ये c/2, तो 6, तो फिर 3c/14, शायद ये पूरा आंसर 3c/14 आ जाएगा। बाकी तो मैं फिर सॉल्व कर रहा था, देखो फिर से मैं बता देता हूँ। वैसे ये दोनों सीरीज में, तो c/2 हो गया पहले, फिर ये और ये तुम्हारा है ना पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो c/2 प्लस c, तो कितना 3c/2 हो गया। फिर ये जो आया 3c/2 और ये तीनों सीरीज में, तो c और c तो तुम्हारा सीरीज में, तो c/2, और ये इसके साथ ऐड करना है ये 3c/2, तो ये 2/3c और प्लस 2/c। सीरीज में हमेशा उल्टा ऐड करता है, तो वो ध्यान रखना। देखो अब मैं दिमाग में क्या कर रहा था, मैंने अब दिमाग में ये ऐड किया, तो मुझे पता है कि इन दोनों में ये जो है ये सेम होना चाहिए। ये सेम अगर होता है तो ऊपर ऐड हो जाते हैं, इसलिए तो मैंने दिमाग में सिर्फ ऐसा किया है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सो दैट कि ये सेम हो जाए। इसको उल्टा भी करना होता है। देखो ये हो गया 6 + 2 8, तो ये उल्टा कर दिया तो 3c/8। मैंने फिर दिमाग में इसको ऐड किया और ऐसे कर दिया, तो इस पूरे का 3c/8 आ गया। इसका c/2 था, ये c/2 आ गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये चीज़ मैंने गलती कर दी। अब मैंने इन दोनों को पैरेलल में करना है, मैंने इन दोनों को ना सीरीज में ऐड कर दिया यहाँ पे दिमाग में, इसलिए ये आंसर, हाँ ये गलती मुझे अब याद आया कि मैंने एक स्टेप क्या कर दिया है ना, पैरेलल वो सीरीज में कर दिया, सॉरी। तो ये c/2 और ये पूरा आया 3c/8, ये दोनों पैरेलल में है, ए और बी के लिए पैरेलल में, तो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 4 + 3, तो 7c/8 आंसर आएगा, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आया कि परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है। देखो और प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, इसको तुम्हें नोट करना है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का एक टाइप का अरेंजमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज का एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट ना मेरा परपेंडिकुलर सिमेट्री से भी हो जाता है। ये ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टाइप का, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में आता है, तो मैं ये सवाल पहले से उठा लेता हूँ।
जैसे ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें मैं एक टाइप की बात कर रहा हूँ, एक टाइप है ना, कौन सा टाइप, वो ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनना है। जैसे ये दिया तुम्हें इसके अक्रॉस क्या निकालना था, इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालनी है। ये C है, ये C है और ये C है, और ये तुम्हारा कुछ भी 5C है मान लेता है, और मेरा निकालना है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी P और Q के अक्रॉस, P और Q के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगी। तो सिर्फ ये टाइप कैसा कि P और Q को जो देखो मैंने एक लाइन से जोड़ा। अच्छा ये ध्यान रखना है कि अगर ये तुम बोलोगे सर ये देखो ये कैपेसिटर तो ऊपर चला गया, तो तुम्हें फिर से बताया कि ये तुम्हारे सिंपल से वायर है, तुम इनको है ना इस पूरे पोर्शन में इस 5 को कहीं पर भी खिसका सकते हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, ये ध्यान रखना है ना। वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स है, इस कैपेसिटर को इस वाली लाइन में कहीं पर भी तुम दिखा दो, वो सिर्फ अपना ये ड्राइंग का ही बस है ना फॉल्ट है, तो ये ऐसे बीच में लगा दो जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। अच्छा यहाँ पे अब ध्यान दो कि अब मैंने P और Q की लाइन के परपेंडिकुलर अगर मैं एक मिरर इमेजिन करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर एक मिरर इमेजिन कर रहा हूँ, ये मिरर इमेजिन कर लो। अगर ये मिरर मैंने इमेजिन किया तो ये पोर्शन और ये पोर्शन ऑब्जेक्ट और इमेज के जैसा बिहेव कर रहे हैं, C है तो C है, C है तो C है, तो ये ऑब्जेक्ट और इमेज के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो मिरर है, ये मिरर मेरा यहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, है ना, ये मिरर मेरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और देखो ये मिरर मेरा क्या रखा है, P और Q की लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर रखा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर सिमेट्री, इसलिए इसका नाम मैंने रख दिया परपेंडिकुलर सिमेट्री। इसको बहुत लोग मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बहुत लोग यहाँ पर मिरर सिमेट्री भी बोलते हैं। तो मुझे पता है कि इस मिरर के हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम होने वाला है तो ये कैपेसिटर के इस एंड पे और इस एंड पे सेम पोटेंशियल है। अगर ये सेम पोटेंशियल है दोनों पॉइंट पे, तो क्या इस वाले कैपेसिटर पे अब चार्ज फ्लो करेगा, तो नहीं करेगा, इसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल सेम है। इट मीन्स कि ये कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, और Q इक्वल टू CV होता है, जहाँ पे V मेरा हमारे कैपेसिटर का वही पोटेंशियल है या उसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो Q इक्वल टू CV में V अगर 0 हो गया तो Q भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हम इस कैपेसिटर को अपनी प्रॉब्लम से हटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल्स का क्रॉस सेम हो गया पोटेंशियल। जब हटा दिया यहाँ पे, और ये तो मिरर भी तुम हटा ही सकते हो, मिरर भी तुम हटा ही सकते हो, तो जब ये हटा दिया मैंने यहाँ पे, मिरर भी मैंने हटा दिया, तो ये सीरीज में फिर ये दोनों पैरेलल में, तो C/2 पैरेलल में तो C। अच्छा ये सिर्फ देखो मैंने दिखाया कि ये तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज से भी तुम सॉल्व कर सकते थे, इसके लिए तुम्हें परपेंडिकुलर सिमेट्री की क्या जरूरत थी, रेशियो सेम है, देखो C/C1 रेशियो सेम है, तो तुम बीच वाले को हटा ही सकते थे वैसे भी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पेशल केस का व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि हर व्हीटस्टोन ब्रिज में तुम परपेंडिकुलर सिमेट्री क्यों नहीं सोच सकते हो। तो जैसे देखो तुम्हें मैं ये दिखाऊँ एक केस, ये दिखाऊँ, अगर ये C लिखा है, ये 2C लिखा है, ये 4C लिखा है, ये 8C लिखा है, और ये मेरा P और ये मेरा यहाँ पर ये Q है। ऑफकोर्स यहाँ पर ये मेरे यहाँ पे गैप है, ये ध्यान रखना। अगर मैं अब कभी जल्दी में ये बिना उसको रब किए ड्रॉ करता हूँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना यार, मैं ये ऑलरेडी है ना गैप है, और इसकी वैल्यू कुछ भी मान लो, तुम 10C मान लो, तो इसमें कोई परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं दिख रही, क्योंकि अगर मैंने ये मिरर लिया है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज नहीं हो सकती। यहाँ C है तो यहाँ 4C लिखा है, ये इमेज नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सिमेट्री नहीं लग रही है, फिर भी ये हट जाता है। क्यों, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, रेशियो सेम 1:2 इज इक्वल टू 1:2, रेशियो सेम है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पेशल केस का व्हीटस्टोन ब्रिज में मेरा परपेंडिकुलर सिमेट्री भी एप्लीकेबल होती है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग परपेंडिकुलर सिमेट्री की, ठीक है। ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ।
देखो ध्यान से, हमें ए और बी के क्रॉस सी इफेक्टिव निकालना है, पर सबकी पहले मुझे कैपेसिटेंस मार्क करनी है। ये सी गिवन है, ये भी सी गिवन है, ये भी सी। आसानी के लिए मैं हर जगह सी ले लेता हूँ, सो दैट कि तुम्हें ना मिरर रखने में ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, तुम्हें आइडिया हो जाए बेसिकली, ठीक है। बाकी तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और समझ में आएगा। जैसे मुझे इसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है, तो बिना सिमेट्री लगाए इसको तुम ईजिली सॉल्व तुम नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। बिना सिमेट्री लगाए इसको ईजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सिमेट्री क्या सबको दिख रही है आप, ए और बी के परपेंडिकुलर मिरर रखता हूँ मैं। अगर ए और बी के परपेंडिकुलर मिरर रखता हूँ तो ये पार्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो पार्ट इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज वाला फीचर दिख रहा है हमें। तो मैंने क्या सीखा था कि इस मिरर पे हर पॉइंट का सेम होगा पोटेंशियल, तो उसकी वजह से एक काम तो तुम ये कर सकते हो, एक काम तुम ये कर सकते हो, तो उसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये कैपेसिटर में कोई भी चार्ज फिर स्टोर नहीं होगा। और दूसरा काम क्या कर सकते हो, ये जंक्शन को हल्का सा ऊपर की ओर मूव कर सकते हो, है ना, क्योंकि पोटेंशियल सेम ही तो रहने वाला है, तो हम मिरर के अलॉन्ग मूव करेंगे बस ऐसे। तो तुम ये जंक्शन भी हटा सकते हो और इसको भी रिमूव कर सकते हो। और जब इतना काम कर लिया हमने, तो फिर क्या दिक्कत है। ये देखो c/2 c, फिर ये c/3 c/2 ऐड करेंगे, है ना, पैरेलल में ऐड करेंगे, तो फिर 5c/6। क्या आंसर आएगा, 5c/6। होपफुली शायद मैंने सही कैलकुलेट किया होगा, फिर से देख लेते हैं। c/2 सीरीज में है, c/2 सीरीज में, फिर ये पैरेलल में, तो c/2 प्लस c/2, तो फिर c और c ये सीरीज में है, तो c/3, है ना, c/3, और ये c और c, तो ये c/2, ये c/2 पूरा, ये c/3 पूरा, और ये दोनों पैरेलल में है, तो c/2 प्लस c/3, तो 3 वहाँ गया, 2 वहाँ गया, एलसीएम 6 हो गया, तो 5c/6 सही है ना। होपफुली ये सबको समझ में आ रहा होगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर पैरेलल सिमेट्री का एक यहाँ पे ग्लिम्स दिखाता हूँ, और तुम्हें ये लगेगा कि सर पैरेलल सिमेट्री जो हमने सीखी है, और हम जिस प्रॉब्लम के लिए इसको सीख रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम डायरेक्टली ना परपेंडिकुलर सिमेट्री से कर सकते थे। लेकिन वो ध्यान रखना है कि मैं तुम्हें ये प्रॉब्लम जो दिखा रहा हूँ वो पैरेलल सिमेट्री समझाने के लिए सिखा रहा हूँ कि पैरेलल सिमेट्री अप्लाई कैसे होती है, पैरेलल सिमेट्री अप्लाई कैसे होती है ना, उसके लिए सिखा रहा हूँ मैं। तो वो ध्यान से देखते हैं कि मान लेते हैं कि मैंने ये प्रॉब्लम ली है, फिगर एकदम, है ना, यहाँ पर हमें बुक्स में परफेक्टली प्रिंट होके आया दिया होगा, यहाँ पर इतना परफेक्ट ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो मान लेना है कि परफेक्ट है एकदम, है ना, ये परफेक्ट हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, अच्छे से, इतना अजीब सा दिख रहा है ना। ये ड्राइंग धीमे धीमे ख़राब होती जा रही है, लॉकडाउन की वजह से ड्राइंग ख़राब होती जा रही है। चलो यहाँ पर देखो ऐसा है, ये सब जगह यहाँ पर कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, बेसिकली लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं कैपेसिटर्स। और सबकी कैपेसिटेंस सी दे रखी है कि हमें अभी ज़्यादा लोड ना लेना पड़े, हमें तो सीखना है सिर्फ। तो यहाँ पे देखो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा परपेंडिकुलर सिमेट्री से, है ना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा परपेंडिकुलर सिमेट्री से। यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हटा देंगे और सॉल्व हो जाएगा। पर पहले तुम्हें मैं दिखाना चाहता हूँ कि पैरेलल सिमेट्री क्या होती है। इसमें क्या होता है कि हमें जिन दोनों पॉइंट्स के, जैसे P और Q, हमें जिन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना होता है, तो पहले उन दोनों को एक लाइन से जोड़ दिया, नहीं जैसा कि हम लोग परपेंडिकुलर में करते थे, और फिर हम अब इसी लाइन के अलॉन्ग, अब हम इसी लाइन के अलॉन्ग ही क्या रखेंगे, इसी लाइन के अलॉन्ग ही हम यहाँ पर अपना मिरर रखेंगे।
इसी लाइन के अलॉन्ग ही हम मिरर रखने वाले हैं, है ना। और जब मैंने ये मिरर रखा, जब मैंने यहाँ पर ये मिरर रखा इसी लाइन के ऊपर, तो हमें क्या दिखना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट और इमेज वाला फील आना चाहिए कि अगर एक पार्ट ऑब्जेक्ट है तो दूसरी पार्ट उसकी इमेज है। तो यहाँ पे वो फील आ रही है, हमें क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज वाली फील आ रही है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज वाली फील आनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट तो दूसरा इमेज है। देखो यहाँ पे सी और सी, ये सी और सी, ये सी और सी, सी और सी और ये सी और सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट और इमेज वाली फील आनी चाहिए, ये चीज़ पहली चीज़ है, पहला स्टेप ये है। तो हम इसको पैरेलल सिमेट्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे P और Q के अक्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है तो मैंने P और Q को एक लाइन से जोड़ा है और उसी लाइन के ऊपर मैंने क्या रख दिया है, अपना मिरर रख दिया है। उसी लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पर मिरर प्लेस किया है और फिर मैंने ऑब्जर्व किया है कि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज वाली फील आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आ रही है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखो मैं सिखाता हूँ कि अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज वाली फील आ रही है तो यहाँ पर मिरर, अब ये जो मिरर है वो नहीं बिहेव करता है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, मिरर बिहेव नहीं करता है एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जबकि जो ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स की इमेज, ये पॉइंट्स की जो इमेज है जैसे इस, है ना, उनका सेम होता है पोटेंशियल। यहाँ पे मस्ट चीज़ क्या होती है कि जैसे ये पॉइंट 1 है और इसकी इमेज ये दिख रही है, मान लेते हैं इसकी इमेज ये तुम्हारी 1 डैश है ना, 1 डैश बोलो 1 प्राइम बोलो, जो भी हम बोलते हैं इसको, ये 1 है और ये तुम्हारा 1 डैश है, तो ये इसकी इमेज है। तो ये दोनों के क्या होंगे, पोटेंशियल सेम होंगे, इन दोनों के क्या होंगे फिर पोटेंशियल सेम होंगे। ये हमें सिखाता है पैरेलल सिमेट्री कि अगर ये पॉइंट का नाम 2 दिया है और इसकी इमेज हमें 2 डैश दिख रही है तो इन दोनों के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। तो पैरेलल सिमेट्री में क्या होता है, पैरेलल सिमेट्री में जो हमने मिरर रखा है उसमें हमारे जो पॉइंट्स हैं या नोड्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनके पोटेंशियल क्या होते हैं, सेम होते हैं। पॉइंट्स बोलो या नोड्स बोलो, है ना, वही चीज़ है कि वो सब एक ही शब्द है, ये तो सिर्फ अंग्रेजी है सिर्फ, है ना, पॉइंट्स या नोड्स। तो मैं बहुत ही आसान से ही वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ। तो इन पॉइंट्स के जो पोटेंशियल है वो क्या होंगे, सेम होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ पैरेलल सिमेट्री पोटेंशियल इन पॉइंट्स का सेम होगा, इसका और इसका पोटेंशियल। अगर फर्स्ट वाले पॉइंट का पोटेंशियल V1 है और इसका अपना V1 डैश है तो दोनों सेम होंगे, और उसी तरह से V2 और V2 डैश क्या होंगे, सेम होंगे। पहली चीज़ ये, अगर पोटेंशियल सेम है तो मैं इनको फिर क्या कर सकता हूँ, उसको मैं ऐसे फोल्ड कर सकता हूँ। इस मिरर को ऐसे नहीं बीच में ऐसे मान के हम पूरे सर्किट को क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे उठाकर हम ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेम पोटेंशियल है तो इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो। अच्छा, अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ फोल्ड कर दिया तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर्स अब सेम ही पोटेंशियल के पॉइंट से जुड़े हैं तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे ना। या फिर तुम्हें ऐसे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो तुम्हें क्या याद रखना है, जो कैपेसिटर्स आपस में ओवरलैप करेंगे, जो कैपेसिटर्स आपस में ओवरलैप कर, जब मैं फोल्ड करूंगा तो उसके ऊपर ये जाएगा ना, जो कैपेसिटर्स ओवरलैप करेंगे तो तुम उन दोनों की कैपेसिटेंस को जैसे पैरेलल में ऐड करते हैं ना वैसे लिख देना है, जैसे हम पैरेलल में ऐड करते हैं वैसे लिख देना है ना, ये ध्यान रखना है। उन दोनों की कैपेसिटेंस को जैसे हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं वैसे लिख देना है। तो उसको लिख कर तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं, फोल्ड करके दिखाता हूं मैं कि फोल्ड कर सकते हैं। तो आफ्टर फोल्डिंग क्या सर्किट दिखाई देगा ना, आफ्टर फोल्डिंग क्या सर्किट दिखाई देगा वो सीखते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखते हैं, ये मैं बना रहा हूं फिगर आफ्टर फोल्डिंग। तो ये तो मेरा P और Q हो गया, ये दोनों कैपेसिटर्स तो फोल्ड, ये तो किसी के साथ ओवरलैप नहीं करेंगे, जो कैपेसिटर्स हमारे मिरर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर गया। तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस होगी 2 टाइम्स C, C और C दोनों पैरेलल में तो 2 टाइम्स C। ये इसके साथ ओवरलैप कर गया है तो ये ऐसे दिख रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स C। फिर ये और ये ऐसे ओवरलैप कर गया है तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 2 टाइम्स C। ये फिर ये भी ओवरलैप कर गया है
तो ये भी देखो दिख रहा है 2 टाइम्स ही, देखो ये इसके साथ ओवरलैप कर गया और ये इसके साथ ओवरलैप कर गया एंड में, ठीक है। तो 2 टाइम्स ही ऐसा आ गया। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, तो आगे तो मैं यहाँ पर अब परपेंडिकुलर सिमेट्री लगानी पड़ेगी। मैं तो भी पहले दिखा रहा था कि यहाँ से यहाँ देखो पैरेलल सिमेट्री होती क्या है वो समझ में। देखो अब आगे सॉल्व करना है तो यूजिंग परपेंडिकुलर सिमेट्री, अब हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज कर सकते हैं कि पी क्यू के परपेंडिकुलर मिरर रखेंगे तो ये देखो ये यहाँ पर एकदम मिरर इमेज दिख रही है। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री में हमने क्या सीखा है, परपेंडिकुलर सिमेट्री में हमने सीखा है कि ये जो जंक्शन वाला पॉइंट है वो ऐसे ऊपर उठ सकता है, ऐसे है ना, मिरर के अलॉन्ग। ऐसे अलग नहीं करना है, बहुत बच्चे इसको ऐसे अलग कर लेते हैं, वो नहीं करना है। मिरर के अलॉन्ग जंक्शन को उठा देना है तुम्हें, मिरर के अलॉन्ग जंक्शन को उठा देना है तुम्हें, क्योंकि मिरर मेरा ही, परपेंडिकुलर सिमेट्री वाला मिरर मेरा ही यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ऐसे हटा दिया, तो ऐसा हटा दिया, तो ये दोनों पहले किस में होंगे, सीरीज में। सीरीज में करेंगे तो क्या आएगा आंसर इन दोनों का, आएगा सी आएगा सिर्फ ये सीरीज में। फिर इसके साथ ये पैरेलल में तो कितना आएगा 3c, फिर ये तीनों सीरीज में तो कितना आएगा 1/3c प्लस 1/2c प्लस 1/2c, तो ये कितना आएगा दोनों, तो 1/3c प्लस 1/2c, तो ये आएगा 3/3c, तो आएगा 3c/4, तो ये पूरा आ जाएगा 3c/4। और नीचे कितना आएगा, ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा c/2 सीरीज में है, और इन लोगों को ऐड कर देंगे हम लोग फिर पैरेलल में, तो आ जाएगा तुम्हारा 5c/4। तो इस पूरे का इफेक्टिव आंसर आ जाएगा 5c/4। क्या आ जाएगा इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमारी आ जाएगी 5c/4, ठीक है ना। होपफुली ये सबको समझ में आया होगा कि हम पैरेलल सिमेट्री कैसे यूज़ करते हैं। तो ये 5c/4 आने वाला है, उसको नोट करो अच्छे से। फिर हम लोग और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं जहाँ पर तुम्हें ये सिमेट्री का अच्छे से आइडिया आ जाए, अंदाज़ा लग जाए, तुम्हें सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूँ। तो होपफुली अब ये दोनों थॉट तो हमारे दिमाग में आ गए। क्या थॉट आ गया दिमाग में कि भाई पैरेलल सिमेट्री क्या होती है और परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है ना, पैरेलल सिमेट्री क्या होती है और परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर तुम्हें देता हूँ सॉल्व करने को, 2-3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, वो सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जैसे ये सॉल्व करते हैं अब, है ना, ये सॉल्व करना है सबको, एक एक करके सबको ट्राई करना है और सबका आंसर लिखना है। इसमें ये सर्किट है, इसमें सबकी कैपेसिटेंस सी दी है, इसमें भी सबकी कैपेसिटेंस सी दी है, इसमें भी सबकी कैपेसिटेंस हमने सी दी है, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने पैरेलल पर परपेंडिकुलर सिमेट्री सीखी है, उसके आगे के मेथड्स हमने भी नहीं सीखे और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जहाँ पर तुम्हारी पैरेलल और परपेंडिकुलर सिमेट्री भी ना एप्लीकेबल हो, तब क्या करना है, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें से सबसे आसान कौन सा पड़ेगा सबसे पहले, तो ये सबसे आसान पड़ेगा, ये शायद, है ना, आसान इन द सेंस की जिसकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी इन तीनों में से, क्योंकि इसमें कम कैपेसिटर्स है। फिर उसके बाद ये, तो पहले मैं ये सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबको तो इसको पॉज करना है वीडियो को, फिर ट्राई करना है। तो यहाँ पर पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, तुम दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। अगर तुम परपेंडिकुलर लगाओगे तो बहुत ही जल्दी ये हट जाएगा, बीच वाला, देखो बीच वाला ये हट जाएगा। तुमने यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ लगाई, देखो मैं तुम्हें दोनों से दिखाता हूँ कि कैसे क्या करता है। जैसे ये हटाया मैंने, परपेंडिकुलर लगाई सिमेट्री मैंने, ये लिखता उसका सिंबल, परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा रहा हूँ मैं, तो क्या दिखाई देगा तुम्हें फिगर, फिर तुम्हें सिर्फ फिगर इतना दिखाई देने वाला है। ये तुम्हें फिगर ये दिखाई देने वाला ना, ये फिगर दिखाई देने वाला। तो इस सीरीज़ में c/2, सीरीज़ में c/2, सीरीज़ में c/2, फिर तीनों पैरेलल में तो 3c/2। तो इसका आंसर तो आने वाला है डायरेक्टली 3c/2। देख लो यहाँ पे सब लोग, ठीक है, एक बार चेक कर लो जल्दी से।
ये सिंपल सा है, हमने सीधे यहाँ पर परपेंडिकुलर सिमेट्री लगा दी है और आंसर 3c/2 लिख दिया है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा रहा हूँ कि पहले अगर हम पैरेलल सिमेट्री से स्टार्ट करते हैं तो क्या दिखाई देता है। देखो पैरेलल से स्टार्ट करते हैं तो ए और बी के अलॉन्ग मिरर रखा तो ये पॉइंट ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद ये फिगर तुम्हारा रिड्रॉ होकर ना ये दिखाई देगा, ध्यान से देखना तुम्हें क्या दिखाई देगा फोल्ड होने के बाद। तो ये इसके साथ फोल्ड हो जाएगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स c। ये लाइन अब रब नहीं करूँगा यार मैं, है ना। ये इसके साथ फोल्ड होगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स c। फोल्ड जो होते हैं वो हमेशा ट्वाइस हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं। c और c लिखा है तो ट्वाइस हो जाएंगे, 2c लिखा हो तो 4c हो जाते हैं, ऐसे रट सकते हो। ये फोल्ड किया तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 2 टाइम्स c। ये तो फोल्ड नहीं होगा तो ये c बचेगा, ये c बचेगा। अब मुझे आगे सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है या तुम्हें ये परपेंडिकुलर सिमेट्री भी दिख रही है, जो भी तुम्हें करना हो, ठीक है। तो पैरेलल सिमेट्री के बाद तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज या परपेंडिकुलर सिमेट्री, ठीक है। तो उन दोनों अपने कॉन्सेप्ट से ये 2c हट जाएगा और तुम्हें फाइनली ये दिखाई देगा, ये 2c दिखाई देगा और तुम्हें फाइनली ये 2c दिखाई देगा और फाइनली ये c और ये c दिखाई देगा ना। फाइनली ये दिखाई देगा a और b के लिए। अब ये दिखाई देगा तो ये तुम्हारे हो जाएंगे सीरीज़ में तो ये आएगा c, ये होगा सीरीज़ में तो ये आएगा c/2 और इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा c प्लस, ये दोनों पैरेलल में ना, फिर c + c/2 तो 3c/2। तो तुम जैसे मर्जी वैसे जा सकते हो, वो तुम्हारी है ना चॉइस है, ठीक है। अब इस वाले प्रॉब्लम में आते हैं तो उसका आंसर होपफुली सबका 3c/2 आया हो। इसको सॉल्व करना है सब लोगों को, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग अगर इसको ट्राई कर रहे हो तो अभी रोक लो वीडियो को और एंड तक जाओ और देखो कि आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं अगर परपेंडिकुलर से करूँ, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी लग रहा है तो ये जंक्शन को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ये जंक्शन को मैं सेपरेट कर सकता हूँ। और मैं अगर परपेंडिकुलर सिमेट्री से करूँ तो ये तुम्हारा फिगर ऐसा दिखाई देगा। ये जंक्शन को मैंने हल्का सा नीचे खिसका दिया तो ये फिगर ऐसे दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना है तुम्हें। ये जंक्शन ऐसे सेपरेट कर दिया है ना, ऐसे ऐसे हल्का से, वही मिरर के अलॉन्ग ही जंक्शन को खिसका सकते हैं। तो ये सब फिर सॉरी ये तो यहाँ जुड़ा हुआ है, ये फिगर में लोचा मारा मैंने। ये ऐसे है और ये ऐसे है तो ये C, ये भी 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 C, ये सारे के सारे C हो गए हैं। और मैंने ये शिफ्ट कर दिया ना, हाँ, ऊपर 4 नीचे 4 और बीच में 3, ठीक है, हाँ सही है। ऐसे करने तो आसान है। ये पूरा आउटर वाला कितना हो गया c/2, ये कितना हो गया c/2, फिर ये कितना हो गया c/2, फिर ये तीनों पैरेलल में तो c/2 तो c प्लस c तो 2 टाइम्स c, ये 2 टाइम्स c है ना, बीच वाला 2 टाइम्स c है, ये तो c है तुम्हारा, ये तो c है और ऊपर वाला c/2 हो गया और नीचे वाला भी c/2 हो गया। अब ये तीनों सीरीज़ में करेंगे पहले, तो सीरीज़ में करेंगे तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 1/c 1/c और 1/2c, तो वो आएगा 2/c प्लस 1/2c, तो ये 2c और ये 4 कर दिया तो ये आ जाएगा तुम्हारा पूरा, ये पूरा आ जाएगा तुम्हारा 2c/5। अब ये तीनों पैरेलल में है तो ऐड करेंगे c प्लस 2c/5 तो 5 6 7 तो 7c/5। बाकी तो तुम्हें जोड़ना घटाना तो तुम्हें आता होगा ना, जोड़ना घटाना तो तुम्हें आता ही है। तो देख लो इसका आंसर 7c/5 आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है अपना, इसका आंसर अपना आ रहा है 7c/5, ठीक है, 7c/5। होपफुली सबको ये समझ में आया होगा कि हमें कैसे सिमेट्री यूज़ करनी है। इसको तुम पैरेलल से भी कर सकते हो, लेकिन वही पैरेलल से तुम्हारा काम बढ़ जाता है। तुम पहले इसको फोल्ड करते फिर परपेंडिकुलर लगाते हैं, फोल्ड करते फिर परपेंडिकुलर लगाते है ना, और ये परपेंडिकुलर से डायरेक्ट हो रहे हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो एक्सक्लूसिवली पैरेलल से होंगी, है ना, वो हम लोग एक करके देखेंगे, है ना। पर इस पर हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है ना, चाहे हम नीट की बात करें या जेईई मेन की बात करें, बहुत ही रेयर है कि सिमेट्री यूज़ होती हुई प्रॉब्लम आए, क्योंकि एनसीईआरटी में तो ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन फिर भी ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, कुछ हाई फाई चीज़ है नहीं, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। अरे यार, ये मैंने
लास्ट वाली प्रॉब्लम रब कर दी है, तो ये तुम लोग होमवर्क में करना है ना, वो मुझे होमवर्क में करके इसका आंसर भेजना कि क्या इसका आंसर आता है, ठीक है। तो उसका होमवर्क में करना है, उसको हम लोग अभी डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि पैरेलल सिमेट्री क्या होती है और परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं ना।